Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit both the managing committee and the general members of the society. The website has very simple language articles, draft of applications, various webinar videos. अभी तक हमने लगभग 100 वेबिनार के आसपास अचीव किया हुआ है। सबके वीडियोस वेबसाइट में अपलोडेड है एंड जैसे जैसे वक्त मिलेगा वैसे वैसे और ऐड होता जाएगा। This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. आज का टॉपिक है, विषय है मेंटेनेंस चार्जेस फ्री सोसाइटीज। पॉसिबिलिटीज है क्या, लीगलिटीज क्या क्या हो सकती है, कई लोगों का ऐसा इच्छा होता है सोसाइटी के मेंबरों का कि हमारी सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल एब्सोल्युटली मिनिमल आए या ना के बराबर आए। तो दे वांट लिटरली ऑल द सर्विसेज फॉर फ्री। एजीएम के टाइम पे जब आप मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह इंक्रीज करने का विचार रखते हो तो आप सभी को तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि शोर शराबा होता है कि नहीं इंक्रीज करना है, जितने में है उतने में ही चलाओ काम। 4 सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है तो ख्वाहिश ये चाहत ये रहती है, इच्छा ये रहती है कि 2 से ही काम चल जाना चाहिए। लाइट का बिल ज़्यादा आ गया है तो लेट अस पुट सोलर सिस्टम ताकि मुफ्त का लाइट मिल सके। पानी का बिल ज़्यादा आता है तो कोशिश करते चलो बोरवेल लगाते हैं, बोरवेल का पानी फ्री में आएगा। ऐसी कई चीज़ें हैं सोसाइटी में जिसमें ऐसा इच्छा होता है कि हमें मैक्सिमम चीज़ें फ्री में मिल जाए। कई लोगों का आजकल आज के समय में कई सोसाइटी जैसे पूना में है और खास करके मुंबई में तो ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी मेंटेनेंस फ्री हो जाए, उसमें कुछ पैसा देना नहीं पड़े। तो अब वो मेंटेनेंस फ्री किस ढंग से हो सकता है और कानूनी तौर से वो पॉसिबल है क्या? कानूनी तौर से का मतलब ये हो गया कि जीएसटी एक्ट लागू पड़ता है, उस पर नहीं लागू पड़ता है। मेंटेनेंस फ्री कर देते हो तो स्वाभाविक है जीएसटी पे नहीं करोगे। सर्विस तो दिया लेकिन मुफ्त में दिया और मुफ्त में दिया तो जीएसटी बिल में लगेगा नहीं क्योंकि सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस जीरो रहेगा, सिंकिंग फंड भी जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वगैरह वगैरह, काफ़ी चीज़ें आप ज़ीरो रखोगे बिल में। तो अब जब बिल में ज़ीरो रखोगे तो जीएसटी लगना नहीं है लेकिन सर्विस दे दिया, मेंबर को बिल जाएगा तो वो ज़ीरो बिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम
चर्चा करते हैं कि इसमें संभावना क्या क्या हो सकती है। खास करके हम बात करेंगे हाउसिंग सोसाइटीज की। सेक्शन 2/16 2 ब्रैकेट 16। में ये प्रोविजन है, लिखा ऐसा गया हुआ है कि सोसाइटी जो कॉन्स्टिट्यूट की है, बनी जो है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हुई है, और वो पर्पस है, सोल पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी इन ए हाउसिंग सोसाइटी इज टू प्रोवाइड कॉमन एम्यूनिटीज एंड सर्विसेज। सेक्शन 2 से सेक्शन 16 2/16। आप साइमल्टेनियसली अगर आप एक और सेक्शन देखोगे, एक और सेक्शन देखोगे जो महत्वपूर्ण सेक्शन है हमारे आज के चर्चा के लिए, वो है सेक्शन 2/27, सेक्शन 2 सब सेक्शन 27। अब वो क्या बोलता है कि सोसाइटी मीन्स एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड फॉर कोऑपरेटिव मूवमेंट फॉर म्यूचुअल एंड इक्वलिटी पर्पसेस। म्यूचुअल भी है और इक्वलिटी भी है। अब आते हैं बायलॉस के तरफ। बायलॉ 13 में दिया हुआ है कि आप सोसाइटी में स्टोर करने वाला कौन सा फंड्स मेंबर से आप ले सकते हो। जैसे सिंकिंग फंड हो गया, जैसे रिपेयर फंड हो गया, और कॉर्पस फंड वगैरह का जो प्रोविजन है लेने का, वो 154B में दिया हुआ है। दैट इज सेक्शन 70 रेड विथ सेक्शन 154B 17। बायलॉ नंबर 65, 65, 66 एंड 67 में आपको ये दिया हुआ है कि आपको कौन सा पैसा कौन से हेड में लेना है। तो बायलॉ में तो ये छूट नहीं दिया हुआ है कि आपका सिक्योरिटी चार्जेस का पैसा नहीं लेना है। तो अब मेंबर को तो चाहिए कि मेरा बिल मेंटेनेंस फ्री हो जाए। अब मेंटेनेंस फ्री होने का मतलब ये होता है कि सोसाइटी के पास इतना ढेर सारा पैसा होना चाहिए जमा, इसको होर्डिंग बोलते हैं, जो CHS हाउसिंग सोसाइटीज में अलाउड नहीं है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज का पर्पस अलग है, फॉर प्रोवाइडिंग कॉमन इम्यूनिटीज एंड सर्विसेज। So using the interest earned through hoarded money, मतलब आपके बैंक में 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, एवरेज इंटरेस्ट आपको 8% आएगा। 8% का आपको 8 करोड़ रुपया आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, और आपका सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल फ्री हो जाएगा। लेकिन मेंटेनेंस बिल फ्री होने का मतलब ये हुआ कि आपने लोगों से पैसा नहीं लिया हो, hence there is no consideration amount for providing सर्विसेज, और जो आप फ्री सर्विसेज दोगे, क्योंकि मेंटेनेंस बिल में सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस फ्री रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड का पैसा फ्री है,
तो जब फ्री सर्विस दोगे तो उसमें आप क्लेम नहीं कर पाए, मेंबर क्लेम नहीं कर पाएगा कि मेरे को नेग्लिजेंस हुआ या मेरे को डेफिशिएंट सर्विसेज दिया हुआ सोसाइटी ने। तो टिपिकली इट इज दिस वे कि यूजिंग इंटरेस्ट अर्न थ्रू होर्डेड मनी and making society bills maintenance free will not qualify for negligence and deficiency in court. वो क्यों? Because more specifically when there is no consideration amount for providing services, and for free services there cannot be negligence or deficiency in society services. कल उठ के अगर सोसाइटी ये बोलती है कि आपसे तो पैसा लिया नहीं मैंने, तो आपको सर्विसेज तो फ्री मिल रहा है, तो नेग्लिजेंस और डिफिशियंसी हो ही नहीं सकता उसके अंदर। कानूनी भाषा में ये सही है। आपने बिल में 0 लगाया हर चीज के लिए, इवन नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, क्योंकि सर्विस चार्जेस लिया नहीं आपने, तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो है वो सर्विस चार्जेस का 10% है, लेकिन सर्विस चार्जेस तो 0 था, तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस भी 0 आएगा। तो 0 बिल बनाने का मतलब है आप इनकम टैक्स भी नहीं डिडक्ट करने वाले हो या क्राइटेरिया के बाहर निकल जाओगे, और आप जीएसटी भी नहीं लोगे उस सोसाइटी से जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है। आजकल एक 100 मेंबर की सोसाइटी को जीएसटी लागू पड़ जाता है, क्योंकि उनका टर्नओवर जो है वो अपने आप ही 20 लाख रुपए के ऊपर पहुंच जाता है। तो बिल 0 किया आपने और उसमें जीएसटी लगाया नहीं, तो गवर्नमेंट को आपने जीएसटी अमाउंट आपने चीट कर दिया। चीटिंग एंड स्विंडलिंग द गवर्नमेंट अथॉरिटीज of income tax also and GST also, because the bills will be actually 0 and 0 बिल पे आप GST तो डिडक्ट कर नहीं सकते। अब मेंटेनेंस बिल में आपका एक क्राइटेरिया है सिंकिंग फंड, वो भी आप 0 लोगे क्योंकि आपके पास तो पैसा भरा हुआ है। रिपेयर फंड वो भी 0 लोगे, तो आपका सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड रजिस्टर जो है बायलॉ 13 के अंतर्गत वो आपका 0 रहेगा वहां पे। या तो आप बिल में अमाउंट दिखाओगे सिंकिंग फंड 100 रुपया, रिपेयर फंड 300 रुपया, तो वो एंट्री वहां से आप पोस्ट करोगे सिंकिंग फंड रजिस्टर में या रिपेयर फंड रजिस्टर में। लेकिन जब बिल में अमाउंट रहेगा ही नहीं, तो आप सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड का रजिस्टर में पोस्ट नहीं कर पाओगे, और आप उसमें जो ब्याज मिला आप उसके अंदर क्लेम करोगे एग्जम्पशंस, बिकॉज यू आर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो एक दूसरा ऑफेंस हो जाता है चीटिंग का। आपके सोसाइटी के बिल का जितना भी हेड ऑफ अकाउंट है, जैसे आपका बैलेंस शीट लिया आपने, बैलेंस शीट में दूसरा पन्ना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, वो एक्सपेंडिचर के जो कॉलम्स है वो सारे आपके बिल्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। कुछ फिगर्स कॉन्सोलिडेटेड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एएमसी लिया, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो सर्विस एंड मेंटेनेंस में चला जाएगा, लेकिन आपका सर्विस एंड मेंटेनेंस बिल तो सोसाइटी में 0 रहेगा। सेम विथ सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, घूम फिर के आपका बिल सोसाइटी का जनरेट करने की नौबत ही नहीं आएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 0 बिल्स जनरेट करके 0 चार्जेस को रिकवर करने के लिए आप दे नहीं सकते। सोसाइटी सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड का एफडी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि डिडक्शन किया नहीं और जमा भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि डिडक्शन के बाद में ही आप सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड जमा करते हो। बैलेंस शीट में आप दिखाते हो सिंकिंग फंड 100 रुपया, पूरा बरस का ब्याज 8 रुपया, तो टोटल सिंकिंग फंड इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इज 108 रुपीज। सेम फॉर्मूला फॉर
रिपेयर फंड। अब बैलेंस शीट भी मिस्टेक हो जाएगा उसके अंदर। इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस थिंग इन द बैलेंस शीट ऑल्सो। अब सिंकिंग फंड अमाउंट नहीं है, इंटरेस्ट सिंकिंग फंड का आया नहीं। अभी ऑडिटर बोलेगा कि सिंकिंग फंड का जो अमाउंट डिडक्ट करना था और उसका जो इंटरेस्ट आया वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा। यहाँ पे तो डिडक्शन किया नहीं। और सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड का जो अमाउंट है वो खाली स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हो, जो बायलॉज में आपके डिफाइंड है। आप बायलॉज को चेंज करो तो बात अलग है। बायलॉज को आप अमेंड कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जो भी चाहिए। बायलॉज का अमेंड करने का सेक्शन है सेक्शन 13 और रूल 12 के अंदर के आप जैसा चाहो लेजिटिमेट पॉइंट्स को बायलॉज में इंक्लूड करके आप चेंज कर सकते हो। हम आते हैं उस चीज पे कि आप कैसे कुछ कुछ चीजें कर पाते हो। तो सिंकिंग फंड रिपेयर फंड कैन बी यूज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, और बायलॉज के हिसाब से इट कैन नॉट बी यूज फॉर डे टू डे रूटीन पर्पसेस। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस आप ले नहीं पाओगे किसी से भी, क्योंकि मेंटेनेंस का तो बिल जीरो जीरो आ रहा है, बिकॉज देर इज नो बिलिंग अमाउंट इन द बिल, जीरो जीरो है। तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस भी नहीं फाइल कर सकते हो सोसाइटी के खिलाफ कि भाई मैंने पैसा दिया, मैं सर्विस रिसीवर हूँ, सोसाइटी सर्विस प्रोवाइडर है, इसके लिए मैं कंज्यूमर कोर्ट में ये नेग्लिजेंस या डेफिशिएंसी या हैरासमेंट का केस फाइल कर सकता हूँ। वो भी नहीं होगा। बिल का अमाउंट जीरो अगर होता है तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स भी फाइल नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टर्म सभी का बिल जीरो रहेगा, सभी का आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जो है वो जीरो रहेगा। देयर वोंट बी एनी आउटस्टैंडिंग amount in the balance sheet against that particular member. In income and expenditure sheet, there will be only expenditure figures. But income side में, right side में, there won't be any contribution from members. Just simply because society के bills सब जीरो जीरो रहेंगे। तो सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस का अमाउंट आपका टोटली मिसमैच हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मेंबर से कुछ आया नहीं, लेकिन एक्सपेंडिचर का फिगर दिखा दिया। अब आप क्या बोलोगे कि एक्सपेंडिचर का फिगर दिखाने के लिए फंड्स कहां से आए? तो ये बैलेंस शीट में एक दूसरा मिस्टेक होगा। सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड लिया नहीं बिल में, तो आप एफडीआर नहीं कर पाओगे, और एफडीआर को सिंकिंग फंड में ईयर मार्क नहीं कर पाओगे आपके बैलेंस शीट में, रिपेयर फंड के लिए भी ईयर मार्क नहीं कर पाओगे। हर सोसाइटी में बायलॉज को फॉलो करना मैंडेटरी है। आप अंडरटेकिंग देते हो जब भी आप कहीं पर भी नया मेंबरशिप लेते हो या नई सोसाइटी रजिस्टर करते हो, तो उसमें लिखा होता है कि आई विल अबाइड बाय द बायलॉज। बट यहाँ पर बायलॉज का फिगर आपके मेंटेनेंस बिल में नहीं आ रहा है, सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस नहीं आ रहा है, पार्किंग चार्जेस नहीं आ रहा है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस नहीं आ रहा है, रिपेयर फंड, सिंकिंग फंड, गार्डन चार्जेस वगैरह जो भी कुछ ले लो, सिक्योरिटी का ले लो, पानी का ले लो, कुछ भी चार्जेस नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके गुल्लक में, आपके डब्बे में बहुत सारा पैसा जमा है, उसका ब्याज आता है और आप उसको यूज करते हो। जैसे आजकल के सीनियर सिटीजन्स का ये फंडा कैसा रहता है कि मैं जिंदगी में मैंने 20-25 साल काम किया, एक 5-6 करोड़ रुपए जमा कर लिया, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखूंगा मैं, या इस फंड में रख दूंगा, म्यूचुअल फंड में, या और कोई बॉन्ड में रख दूंगा, उसका पैसा आता रहेगा मेरे को जिंदगी भर, तो वो पैसे से मैं अपनी जिंदगी चलाता रहूंगा। वो इंडिविजुअल जिंदगी की बात हुई। सोसाइटी एक कॉर्पोरेट बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी में आना और जाना दोनों खर्चा आपको दिखाना कंपलसरी है, और अगर आप नहीं दिखाते हो तो आप बायलॉ नंबर 65, 66 और 67 का उल्लंघन करते हो। आपने, एक आदमी चला गया, अनिल भाई गया मैनेजिंग कमेटी के ऑफिस में कि भाई देखो कचरा नहीं उठाया, स्वीपर ने साफ नहीं किया, गार्डन में मेंटेन नहीं किया हुआ है आपने। तो आज के दिन पे आप देखते होंगे कि आपके सोसाइटी में
मैनेजिंग कमेटी आपको कुछ ना कुछ बोलती होगी, हाँ हम तो फ्री में सर्विस कर रहे हैं, हम तो अपना टाइम निकाल के दे रहे हैं, देखेंगे जब भी टाइम मिलेगा तभी करेंगे। अब नया एक टॉन्टिंग और इंसल्टिंग कमेंट शुरू हो जाएगा अगर आपका जीरो मेंटेनेंस बिल हुआ, कि मैनेजिंग कमेटी आपको नया टॉन्ट करेगी, बोलेगी आपको तो सब कुछ फुकट मिल रहा है, आप कोई चीज को पे तो कर नहीं रहे हो, आप क्यों बड़बड़ कर रहे हो हमारे पास आके, फुकट का सब कुछ चाहिए और बड़बड़ भी करना। ये आपका एक नया कमेंट जनरेट हो जाएगा सोसाइटी में बाकी कमेंट्स के साथ में। सोसाइटी इज ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कॉमन एम्यूनिटीज और सर्विसेज। पैसा लेना है, आपको कॉमन एम्यूनिटीज और सर्विसेज देना है। कॉमन एम्यूनिटीज में पानी आ गया, साफ सफाई हो गया, सिक्योरिटी हो गया, गार्डन सर्विसेज हो गई एंड सो मेनी अदर थिंग्स। जीरो बिल में ये सब चीज नहीं अचीव हो पाएगा। देयर विल बी नो नेट प्रॉफिट शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी जीरो जीरो सब जगह दिखाई देगा, उसमें एक ही फिगर होगा, लमसम बड़ा सा फिक्स डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ लेटर से कॉर्पस फंड, कि कॉर्पस फंड का मेरे पास में 100 करोड़ पड़ा हुआ है। अब इनकम में क्या दिखाओगे? इंटरेस्ट अर्न्ड। अब ऑब्वियसली आपका मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी होगा तो वो चलेगा, जादू से तो नहीं चलेगा। तो ये जो बड़ा सा कॉर्पस फंड आपके पास जमा है, इसी से आप सोसाइटी चलाओगे। सो योर सोसाइटी विल बी ए नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मुद्दा है। पर देन यू विल बी डूइंग वायलेशंस ऑफ जीएसटी एज वेल एज इनकम टैक्स। 100 करोड़ का कॉर्पस है आपके पास में, 8 करोड़ का ब्याज आ रहा है आपके पास में। आप ये सोचोगे कि 8 करोड़ का ब्याज टैक्स फ्री है, वो जो नया अभी फंडा चल रहा है हर सोसाइटी के पास में कि नहीं, सोसाइटी का कुछ भी इंटरेस्ट इनकम आया ना तो वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन उसके अंदर क्राइटेरिया है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को टैक्स फ्री नहीं है, वो चीज ध्यान रखिएगा। सोसाइटी ने मानो कोई चीज पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे सोसाइटी इज अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, सोसाइटी इज अलाउड टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, स्पेसिफाइड ट्रस्ट्स, अदर सोसाइटीज। दूसरे सोसाइटीज को वो फंड कर सकती है, भाई आपका मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, बगल में सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, बैंक आपसे 12% लेगा, हम लोग भी आपसे 12% लेंगे, आपका फ्लैट जो भी जितना भी है वो हमारे पास मॉर्गेज रहेगा एंड वी विल फंड योर प्रोजेक्ट। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड इट इज वेरी वेरी इजिली पॉसिबल। आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, वैसे भी आप बैंक में रख रहे हो और इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप और कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हो, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस को देके आप उस चीज को भी, उसका भी रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। दैट रेवेन्यू विल बी क्लासिफाइड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसका जो प्रॉफिट आएगा वो डिविडेंड के मार्फत से आपको सभी मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है बैलेंस शीट में। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द मेंबर्स। सोसाइटी में अगर पुराने डिफॉल्टर्स हैं तो आप उनको भी मेंटेनेंस बिल जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू शुरू में मैंने बताया कि सोसाइटी इज इक्वलिटी एंड म्यूचुअलिटी। आप 4 मेंबर को जीरो मेंटेनेंस बिल लगा के दोगे और दूसरा एक को मेंटेनेंस का बिल लगा के दोगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं कि क्या सोसाइटी के पास में कोई तरीका है मेंबर्स को इनकम जनरेट करना, बड़ा अमाउंट जनरेट करना एंड टू यूज इट टू द सोसाइटी। इट इज पॉसिबल। थोड़ा सा
लीगली ट्विस्टिंग करना है, अकाउंट्स ट्विस्टिंग करना है, इट्स पॉसिबल। अर्बन डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर था 2021 में, 21 का, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि सोसाइटी के पास अगर सरप्लस जगह है, जैसे मानो आपकी सोसाइटी 1 एकड़ में 50,000 40,000 स्क्वायर फीट में आपकी सोसाइटी है, लेकिन एक्चुअल बिल्डिंग खड़ी है मानो खाली 20-1,000 स्क्वायर फीट में, तो बाकी 20,000 स्क्वायर फीट बचा हुआ है। तो अर्बन डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अगर आपके पास सरप्लस जगह है तो आप ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग फैसिलिटी बना दो और आप उसे कमर्शियल तौर से आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, और उसका जो बिजली का जो खर्चा लगेगा वो रेसिडेंशियल रेट से लगेगा, कमर्शियल रेट से नहीं लगेगा। तो इस ढंग से अगर जगह है, जैसे पेट्रोल पंप में होने वाला है आगे चल के या हो रहा है, वैसे आप अपने सोसाइटी में भी करोगे। ये अर्बन डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इसका कोई तोड़ नहीं है, आज तक वो ऑर्डर वैलिड है। दूसरे इनकम है सोसाइटी में, जैसे कॉमन तौर पे आप देखते होंगे कि चलो ठीक है, मेरे सोसाइटी की बिल्डिंग के ऊपर 4-4 6-6 मोबाइल टावर्स लगे हैं, उसका इनकम आ रहा है। तो मोबाइल टावर के इनकम को कैसे यूज करना है, वो मोबाइल टावर का डायरेक्टिव्स निकला हुआ है 79 में, कि उसको कैसे कैसे यूज करना है। कई सोसाइटीज हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स लगाती हैं, लेकिन बीएमसी का परमिशन लेने के बाद में, फायर डिपार्टमेंट का परमिशन लेने के बाद में, लेकिन आप लगा सकते हो एडवर्टाइजमेंट और उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। कई सोसाइटी के पास में फ्रंटेज होता है, यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। कई सोसाइटी छोटे छोटे डब्बे लगा देते हैं लिफ्ट के पास में, उससे इनकम आती रहती है उनको। कई सोसाइटीज ये सोचती है कि हमारे पास में जगह पड़ी हुई है सोसाइटी में, तो चलो हम लोग छोटा सा गैरेज खोल लेते हैं और वो साफ सफाई कर लेंगे, छोटा सा क्लिनिक खोल लेते हैं उसमें ये कर देंगे, छोटा सा कैफेटेरिया खोल लेते हैं उसमें ये कर लेंगे, दूसरे को चलाने को दे देंगे, सोसाइटी के मेंबर्स उसको यूज करेंगे, और जो चलाने वाला है वो एक वेरिएबल या फिक्स रेंट सोसाइटी को दे देगा, तो वो एक इनकम आना चालू हो गया। बायलॉज में अमेंड करके आप आपके पास जो एक्स्ट्रा ओपन स्पेसेस है वो आप भाड़े पे दे सकते हो, बायलॉ में अमेंड करने के बाद में। रजिस्ट्रार का परमिशन लेना है या नहीं लेना है, जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रार इज नॉट एन अथॉरिटी टू इंटरफियर विथ ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। ऑटोनोमस फंक्शनिंग का मतलब ये हुआ कि कानूनी तौर पे सोसाइटी क्या क्या कार्यवाही कर सकती है, उस पे दखल अंदाजी सरकार का प्रतिनिधि या ये अधिकारी नहीं दे सकता है। लेकिन जो बाकी के कानून है, जैसे मोबाइल टावर लगाना है तो मोबाइल टावर लगाने के लिए 4 अलग अलग अधिकारियों का परमिशन निकालना है। एडवर्टाइजमेंट करना है तो वैसे ही है, आपके पास सोसाइटी में क्लब हाउस है, आप उसको भाड़े पे चढ़ा दो। क्लब हाउस तो हार्डली कोई यूज करता है, आपको पता है अगर आपके सोसाइटी में स्विमिंग पूल है और 500 मेंबर की सोसाइटी है, तो गिन के 5 आदमी 10 आदमी भी नहीं आता स्विमिंग पूल को यूज करने के लिए, लेकिन आपका खर्चा हुए जा रहा है। तो आप स्विमिंग पूल को पब्लिक के लिए खोल दीजिए, यूज करने दो उनको, एक समय निर्धारित समय ले लो उस चीज के लिए, चार्जेस कलेक्ट कर लो, मेक अमेंडमेंट्स इन द बायलॉज, टेक योर प्रॉपर। ये सारी चीज आप करोगे तभी कर पाओगे जब भी आपका प्रॉपर मेजोरिटी जीबी का अप्रूवल रेजोल्यूशन दर्ज किया हुआ है, और आपके पास सोसाइटी में और कोई रिसोर्सेज है क्या, अगर है तो उसको भी यूज कर लो। आपके पास सोसाइटी में हो सकता है कि बड़ा सा मैदान हो, शादी ब्याह के लिए दे दो, पार्टीज के लिए दे दो, कई सोसाइटीज ऑलरेडी दे रही है, गैर कानूनी ढंग से दे रही है, प्रोसेस फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन आप दे सकते हो। सोसाइटी का जो सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, रिजर्व फंड, बाकी के जो फंड्स हैं अदर फंड्स, तो सेक्शन 70 अलॉन्ग विथ 154(b)(17) के अंतर्गत आप उसे किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप इक्विटी में भी, स्पेसिफाइड इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अप्रूव्ड
म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में रेलवे बॉन्ड्स हो गए, पोस्ट ऑफिस के बॉन्ड्स हो गए, और कितने रोड बॉन्ड्स वगैरह टाइप की चीजें हैं, डिबेंचर्स हैं, अप्रूव्ड है, लीगल स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से सलाह मशवरा कर लो कि भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मेरे को कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, उसका रिपोर्ट लो, जीबी में पास करो रेजोल्यूशन और इन्वेस्ट कर दो। मैंने आपको बताया कि अगर आपका बिल जीरो है तो आपके सोसाइटी में कोई भी डिफॉल्टर नहीं होगा, सब शांति से काम चलता रहेगा। आपका बिल जीरो है तो आपको कोई सर्विस नहीं मिली, अगर जैसे आपकी सीढ़ी की लाइट की ट्यूबलाइट बत्ती गुल कर दी, 4-5 महीने तक नहीं चलता है, वहां पे कचरा रखा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं कर रहा है, तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपने तो कोई पैसा दिया नहीं, जैसे आई हैव एक्सप्लेन टू यू जस्ट नाउ। So these are the various things that is applicable in a housing society. फ्रेंड्स, एक छोटा सा स्पॉन्सर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में आज के विषय पे बेसिक प्रश्नोत्तर का हम लोग शुरू करते हैं। जस्ट गिव मी welcome back friends. Now we can do our question and answer session. आज के जो प्रश्न होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आज के विषय के ऊपर ही होंगे और दूसरा कोई भी विषय का प्रश्न नहीं लेंगे। आज का विषय नए दोस्तों के लिए रिपीट कर दें। आज का विषय है मेंटेनेंस चार्जेस, फ्री सोसाइटीज, पॉसिबिलिटीज एंड लीगलिटीज। फ्रेंड्स, आपको जब क्वेश्चन पूछना है तो आप अपने स्क्रीन पे हैंड सिंबल है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। We will take up your questions in sequence. We will take up only one short question per person. While asking questions, please switch on your video.
अगर आपका वीडियो स्विच ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो वी आर नॉट टेकिंग योर क्वेश्चंस. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. Okay, so we'll take up first questions by Mr. Jitu Patle. Mr. Jitu Patle. मिस्टर जीतू पाटले, आप क्या सुन पा रहे हैं क्या? एक मिनट. Yes, Mr. Jitu, please go ahead. सर, आपकी आवाज क्रैकल हो रही है. आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से सर. अभी आ रही सर? अभी भी क्लियर नहीं है? हाँ, बोलिए अभी. इज इट क्लियर नाउ? यस. ओके, तो मैं सर थोड़ी देर पहले मुझे इनविटेशन मिला है और मतलब ये वेबिनार का, एंड जस्ट आई हैव जॉइंड, और फर्स्ट टाइम आई हैव जॉइंड दिस वेबिनार, और आई कम टू नो दैट कि ये जस्ट आपने जैसे जो टॉपिक बताया उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होना चाहिए और एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जस्ट मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि सोसाइटी में टावर भी लगा सकते हैं और कुछ 4 ऑफिसर्स या 4 डिपार्टमेंट्स की परमिशन लगती है. विच आर दोस 4 डिपार्टमेंट्स? और एक मुझे दूसरा एक क्वेश्चन था, मतलब उसका कि इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो इंटरेस्ट लगा सकते हैं हम लोग जो लेट पेमेंट प्रश्न पूछिए. आपका 4 डिपार्टमेंट बीएमसी हो गया, फायर हो गया, पुलिस हो गया और आपका स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट बीएमसी में. ये 4 डिपार्टमेंट लगते हैं बिल्डिंग एंड प्रपोजल के. ठीक है सर, थैंक यू. इन केस अगर बैंडविड्थ रहेगा लास्ट में, तो इन केस आई हैव सम सब क्वेश्चन, but we can go to the other speakers who have any questions. Okay, anybody has any other questions please? Today we are going to conclude our webinar early. Mr. कीर्ति शाह, आपका प्रश्न. अभी आप जो बताए कि सोसाइटी मेंटेनेंस फ्री हो गया, लेकिन सोसाइटी की परचेस तो खर्चे के लिए चालू है, तो वो अकाउंट में परचेस है तो आरटीजीएस के हिसाब से उसको जीएसटी में नहीं एप्लीकेबल आएंगे. खर्चा कहाँ से करोगे आप? उसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है खर्चा करने के लिए? इंटरेस्ट से, जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट से अगर वो खर्चा करते हैं. हाँ. बिल में 0 करते हैं, लेकिन परचेस तो करती है सोसाइटी सब चीज, सर्विस भी और मटेरियल भी. तो परचेस अगर सर्विसेज और मटेरियल का परचेस करती है तो उसको जीएसटी एप्लीकेबल होती है. यस. बिल 0 लगाएंगे, लेकिन एप्लीकेबल होती है कि परचेस किया है आपने. विदाउट बिल तो नहीं बताएंगे सब चीज लाए थे. यस. तो उसको आरटीजीएस के हिसाब से जीएसटी में आना पड़ेगा, उसको नंबर लेना पड़ेगा. हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंबर्स के हिसाब से. हम खरीद और जो सोसाइटी बाहर से सामान खरीदेगा उसकी बात नहीं कर रहे. हम बात कर रहे हैं सोसाइटी के मेंटेनेंस बिल 0 होने के बारे में. अच्छा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर परेश शाह. Mr. Paresh Shah. Yes, sir. Good evening, sir. Can I ask pertaining to sinking funds, sir? आज के भी No, I can't hear you, sir. I can't hear. आज का विषय के रिलेटेड है तो पूछिए सर. सर, सिंकिंग फंड में हमारी सोसाइटी ने मुझे 100 रुपया चार्ज किया है, और जो अपना रिजर्व फंड जो है उसका करीब instead of charging me 300 rupees, they have charged me 150 rupees and annualized का करीब 1500 रुपया इसे चार्ज किया है.
सो द सिंकिंग फंड का जो फिगर है, ग्रॉस फिगर ऑफ द जो 100 चार्ज किया है, सो इक्विवेलेंट अमाउंट हैज टू बी 300 रुपीज, राइट सर? No, sorry, please rephrase your question. Okay, sir. I have been charged 100 rupees in my sinking fund in my bill. So correspondingly 300 rupees has to be for the repairs fund. So there is 3 times, right sir? So sinking fund का 100 रुपया है चार्ज, और एनुअलाइज उन्होंने मुझे चार्ज किया है 1500 रुपीज एनुअल चार्जेस, एनुअलाइज चार्जेस फॉर सिंक repairs fund. Is it correct or incorrect sir? सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड तो आपको मंथली चार्ज करना है, या तो आपका जैसे बिलिंग का शेड्यूल होगा जी। अगर कई बिल सोसाइटियों में बाय मंथली बिल्स है, कई में क्वार्टरली बिल्स है जी। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर बिलिंग शेड्यूल। मंथली से कि मुझे मेरा बिल इस काम के लिए इतना लिया, लेकिन बाकी रिपेयर फंड के लिए 1 बरस का एक साथ में ले लिया, तो अगर वैसा बायलॉज में प्रोविजन आपने अमेंड करके रखा हुआ है तो आप कर लीजिए, बायलॉज को चेक करिए। सर फर्स्ट टाइम रिपेयर्स फंड ले रहे थे हम, मैंने ऑब्जेक्शन लेने के बाद में फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव चार्ज द रिपेयर्स फंड। You have to check your bylaws for all these things. Okay, but they haven't changed the bylaws yet. So can they charge me annually for 1 year, sir? Check your bylaws whether that thing is there or no. If it is not there, then obviously they cannot charge you. Okay. And if it is there, then they will definitely. Then they have to abide. They are bound by the bylaws. You also and the society members also. Right. Sir, if it is not there, in that case they have charged me extra. Can that be said that way? I have just replied to you, Sarji. If it is not there in the bylaws, they cannot charge you. Okay. Okay. Next question is by Mr. Dilip Deshpande. Mr. Dilip Deshpande. Next question is by Natural Products India. Good evening, sir. Good evening. Can you hear me? Yes, please go ahead. Sir, so if during redevelopment the developer is giving a corpus fund which he says will remain with the society, thereby you will have no maintenance charges and it will not be distributed, so we should avoid it. How? Because you said that if there is no requirement for funds, then there will be issue. So the best remedy is to take the corpus fund as a safety and then bill the members also, right? That is the right way to go ahead. Yes, when अगर builder आपको ये बोलता है कि here take this 100 crore rupees as corpus fund, I am giving it to the society for so and so specific purposes. So when he hands over the society to you, he tells you that this corpus fund is given for so and so purposes. Now, when the society accepts that particular so and so purposes, then it cannot be changed up to that particular duration जो भी आपके handover list में लिखा हुआ होगा, टर्म्स कंडीशन पे या डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ। एक बार ऐसा 100 करोड़ कॉर्पस फंड आ गया, 5 साल के बाद में ये पता चला कि बिल्डिंग में तो इतना रिपेयर का खर्चा होना है, जनरल बॉडी में प्रॉपर रिजोल्यूशन पास करिए, मिनट करिए और वो फंड को आप यूटिलाइज कर लीजिए, लेकिन वो फंड को डे टू डे रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए आप यूज नहीं कर पाओगे। So even though he's claiming and it is mentioned that corpus given towards maintenance, because lot of other members will always like कि भाई corpus divide कर दो ताकि हम बेच के निकल जाए. So what you suggest is right, that amount should be taken, but we should go on billing the the members. Otherwise, then it's a bad precedent. If you do not bill your members, one fine day, their GST will assess your account, your GST number, and they will find कि इतने साल से ये वाली सोसाइटी ने 100 करोड़ टर्नओवर की सोसाइटी है, उन्होंने GST नहीं भरा हुआ है ना? और 100 करोड़ का GST का टर्नओवर लगभग आपको 18 लाख रुपया, 18 करोड़ रुपया आएगा, और आपको 5 साल तक आपने मजे कर लिए उस चीज को लेके। स्क्रूटनी के समय GST बोलता है कि अल्लाह भाई आपका रिकॉर्ड चेक करते हैं,
आपका स्क्रूटनी करेंगे प्रॉपरली और आपका असेसमेंट करेंगे। 5 साल के बाद में 18 करोड़ इंटू 5 कितना हो गया? 90 करोड़ रुपए हो गया। प्लस 18%। और उस पे पेनल्टी आएगी। तो आपका जो कॉर्पस फंड जो पड़ा हुआ है और सोसाइटी के मेंबरों के बीच में जैसे जो मन में एक ख्वाहिश रहती है कि नहीं मेरे को कुछ देना नहीं पड़े लेकिन सब कुछ मुफ्त मिलते जाए, मुझे ख्वाहिश होती है ना सबके लोगों की, मेजॉरिटी लोगों की। राइट सर। तो तब वो 5 साल के बाद में श्योर होता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, हम नहीं देंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, सरकार के तरफ जाएंगे, एमएलए की तरफ जाएंगे, कॉर्पोरेटर की तरफ जाएंगे और जादू तो होने की अपेक्षा करेंगे, है ना? Yeah. No, sir, I understood, sir. Best is that accept that money, but keep on billing whatever, but keep on billing. That is important. That can be used for emergency. अभी आपने रिसेंटली सुना होगा नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स, एनए टैक्स। तो लोग श्योर हुआ कि नहीं भाई एनए क्यों टैक्स लेना है, तो मंत्री ने उसको सस्पेंड कर दिया, कलेक्शन सस्पेंड किया, लेकिन खत्म नहीं किया, उसने ऑर्डर नहीं निकाला। उसके पास अथॉरिटी था ये बोलने का कि मैं ये एनए टैक्स इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए माफ करता हूँ। जैसे कई चीजों के लिए माफ किया हुआ है ना, कई रोड्स के ऊपर टोल टैक्स भी माफ कर दिया हुआ है, कई रोड्स के ऊपर सिर्फ बड़ी गाड़ियों के और 6 चक्का गाड़ियों को टोल टैक्स है, बाकी 4 चक्का गाड़ियों को टोल टैक्स नहीं है। दो व्हीलर को तो है ही नहीं, कई जगह 3 व्हीलर्स को तो है ही नहीं। तो एग्जाम्पशंस देने का जो अधिकार है वो मुझे और आपको तो नहीं, वो तो सरकार को है। तो वो जो भी मंत्री था वो ये बोल सकता था कि भाई एनए टैक्स माफ कर दिया। अब सोसाइटी को माफ किया तो बाकी जन भी कूदेंगे, अभी वो फार्मर भी कूदेगा, वो इंडस्ट्रीज वाले भी कूदेंगे कि उसको दिया, हमारे को डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो आप? तो वो चीज आई गई हो जाएगी अल्टीमेटली। वन फाइन डे सरकार को पैसा तो देना ही देना है, और आपने नहीं दिया, माफ कर भी दिया, तो वो पैसा दूसरे कैटेगरी के लोगों से वसूली किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट तो करना ही करना है। एनीवे, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय किशन भोसले, मिस्टर किशन भोसले। हेलो। यस सर, प्लीज गो अहेड। सर ये रिलेटेड एक क्वेश्चन है क्या? देखिए थोड़ा सा नहीं रहेगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक सोसाइटी है जिसमें 4 वॉचमैन है, उसमें से डे और नाइट में तो 2 वॉचमैन ही रख के डे और नाइट कर रहे हैं, तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी है? वॉचमैन को पैसा दे रहे हो सर कि नहीं दे रहे हो? नहीं, उनको डबल पगार किया है और 24 आवर्स में काम करवा रहे हैं। तो 24 आवर्स के बाद में कितनी छुट्टी दे रहे हैं आप उनको? नहीं, कुछ भी छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब तो मतलब 1 कंटिन्यू तारीख कर को रहे हैं। 24 घंटा ड्यूटी किया, 2 तारीख को 24 घंटा ड्यूटी किया, 3 तारीख को भी किया, करेक्ट? ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, ऐसा रेगुलर वो 1-2 घंटे में उसको बोला गया है कि पूरा 24 आवर्स में 3 घंटा आप सो जाओ, ऐसा करके बोला है। ठीक है, तो ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है, ये तो आप भी समझते हो। पुलिस में भी कंप्लेंट कर दो, लेबर कमिश्नर के पास में भी कंप्लेंट कर दो, और ऐसे 3-4 और अधिकारी हैं, ह्यूमन राइट्स को भी कंप्लेंट कर दो, स्टेट ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स को कंप्लेंट कर दो। अच्छा। आदमी जब सोसाइटी को ये समझ में आता है क्या कि एक आदमी सोएगा कभी, जागेगा कभी, खाना कभी बनाएगा, पैसा बचाने के चक्कर में उसका कितना गला दबाना है आपको, तो वो सोसाइटी, मतलब आप, मेरा पर्सनल व्यू है कि वो सोसाइटी क्या बोलते हैं कि मुफ्तखोर सोसाइटी है, ऐसा मैं समझूंगा। हर चीज मुफ्त चाहिए, जितना हो सकता है निचोड़ लो, एक आदमी को हो सकता है उतना निचोड़ के ले लो, ये गलत चीज है। आप कंप्लेंट कर दीजिए पुलिस में। अगर इफ यू आर ए प्रूडेंट सिटीजन और आपको ऐसा लगता है कि वो वाली सोसाइटी में ये गलत काम हो रहा है, 100 को कॉल अप करके खाली इतना इन्फॉर्म कर दो और उनको ये रिक्वेस्ट कर लो कि इस पे आप तपासनी करो, इन्वेस्टिगेशन करो, और वो अपना कार्यवाही शुरू कर देंगे। वो सोसाइटी के भी होश ठिकाने आ जाएंगे अकॉर्डिंगली।
पसारा लाइसेंस है प्राइवेट सिक्योरिटी का, उसको भी अथॉरिटी है जॉइंट कमिश्नर पुलिस का बॉम्बे में, उसको भी कंप्लेंट कर दो, वो सब आके रेगुलराइज करके दे देंगे आपको। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। Thank you, sir, for joining in. Next question is by Mr. John Jacob. Yes, sir. Sir, you mentioned about discrimination, that the society should not discriminate between members. Now, let's say if there is a new society which is formed and there are some outstanding payments which are alleged to be, claimed from a particular member. Now, but others have paid such amounts during that period or whatever. So now, when if there are some vacant spaces in the society which the society seeks to capitalize on and make money from, then by virtue of being a zero bill, the outstandings, the alleged outstandings of such members also would necessarily need to be adjusted in the books of accounts, and the entire books of accounts will undergo a complete change by virtue of this new change with respect to the monetization of these assets. Okay, let us say this way. Anil Bhai has an outstanding dues of 100 rupees in the month of December 2022. Okay, and that is a contested amount. In January 2023, the society said, I have got a huge ground, let me give it out on so and so basis, and I am going to get 10 crore rupees out of it. And out of that 10 crore rupees, I will make the maintenance bills maintenance free. Okay. Now that will obviously have to be reflected to the defaulter member also. उसका जो default का amount December 2022 में है, वो वैसे का वैसे ही बना रहेगा. Unless and you वो वैसे का वैसा ही बना है. Unless and until you set it off, only the interest component in your GB meeting, principal component तो set off कर नहीं सकते. So now जनवरी महीने में अनिल भाई को मेंटेनेंस बिल में उसका भी बिल जीरो ही लगाना पड़ेगा. आप ये नहीं कह पाओगे कि ये स्कीम खाली नॉन डिफॉल्टर्स के लिए है. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि अनिल और सुनील के बीच में डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर पाओगे. Meaning that 100 rupees will have to be wiped off for monetizing the assets. I'll repeat again. जनवरी महीने में अनिल का 100 रुपया आउटस्टैंडिंग ड्यूज है. दिस व्हाट यू हैव अंडरस्टूड सर? Okay. Yes. ओके. अनिल भाई का दिसंबर महीने में 100 रुपया आउटस्टैंडिंग ड्यूज बाकी है, वो पेपर नहीं दे रहा है. I'm giving you a hypothetical figure of 100 rupees. It might be 10 crore rupees also. Okay. In the month of January 2023, society capitalized on its land bank Assets. and started deriving income of, let us say, 10 crore rupees. And there was a resolution passed. Of course, the resolution will have to be passed in the GB. कि भाई ये जमीन हमारी है, इसको हम दें कि नहीं दें. जनरल बॉडी का मेजोरिटी 75% मेंबर बोलता है कि दे दो, और क्या कंडीशन में दे दो. 100 करोड़ रुपया आएगा, 100 करोड़ से हर मेंबर को मेंटेनेंस फ्री कर देगा. अब वो अनिल का बिल जनवरी महीने का जो बिल है वो जीरो रहेगा, सुनील के साथ में, रमेश के साथ में, सुरेश के साथ में, एवरीबॉडी. तो दैट कैन अनिल कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड नाउ बाय सेइंग कि आपका तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज बाकी है ना 100 रुपया. आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो बाकी है 100 रुपया, वो टिल यू फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट इज द रिकवरी प्रोसीडिंग, यू कैन नॉट वाइप इट ऑफ, you cannot set it aside. I see. So the current month's bill for January will be zero, but there will be an outstanding for the month of December, which will keep rolling forward in the subsequent months. That's what you're saying. Yes, very true. Okay. Yeah, thanks. Thank you for joining in, sir. Next question is by Mr. Jitu. Yes, sir. Just I wanted to ask how much is the maximum interest society charge on pending maintenance, and apart from the interest, any other penalties or late payment charges can be charged?
Society can charge the maximum interest rate as defined in the bylaws. So if your bylaw says कि मेरे bylaw में तो 0% है या 3% है मैक्सिमम, या वो एसोसिएशन से 100 रुपया वाला बायलॉज लेके आओगे तो उसके अंदर लिखा रहेगा बायलॉ नंबर 71 या 72 में कि अप टू 21%। अब बिलिंग के टाइम पे आप अकाउंटिंग एजेंसी को बोलना कि भाई ये वाले आइटम पे ना अप टू 20% ब्याज लगाना, तो वो एजेंसी क्या लगाएगा, कौन सा फिगर लगाएगा, क्योंकि अप टू का वर्ड यूज किया है ना। अप टू मतलब 0 से लेके 21% है। इसके लिए जीबी का रिजोल्यूशन होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है बायलॉ में, और रजिस्ट्रार का ठप्पा और सिग्नेचर जरूरी है उस बायलॉ के अगेंस्ट में टू मेक इट इफेक्टिव। तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि जो बायलॉ में लिखा है वो आपको चार्ज करना है। लेकिन बायलॉ के हिसाब से मतलब मैक्सिमम मैं ये पूछ रहा था, मैक्सिमम के 21% ही मैक्सिमम है, उसके ऊपर भी लगता है? बायलॉज में जो लिखा है वो मैक्सिमम की परिभाषा क्या है मिस्टर जीतू आपके? अब 0 to 21%, अभी इसमें मैक्सिमम का फिगर कौन सा है? 21। 0 to 21 है ना, तो मैक्सिमम आप क्यों वर्ड यूज करोगे? आप यूज करोगे बैंक में क्या बोलते हो? एक्चुअली सर हमारा जस्ट रिसेंटली हमारा सोसाइटी फॉर्म हुआ, आई एम द वन ऑफ द कमिटी मेंबर, वी वांटेड टू फिक्स द इंटरेस्ट रेट, तो जस्ट वी थॉट दैट कि हम लोग कितना मैक्सिमम मतलब एक रेट, अभी तो हम लोग क्या है फिक्स होने के पहले हम 18% ऐसे ही ले रहे थे सोसाइटी बनने के पहले, वी वांटेड टू चार्ज मोर, तो मैक्सिमम कितना ले सकते, 20 ले सकते, 25 ले सकते, 18 ले सकते, 21 ले सकते, दैट वाज माय क्वेश्चन। और उसके अलावा कोई और पेनल्टी, कुछ लेट पेमेंट का मिनिमम चार्जेस कुछ ले सकते हैं क्या? क्योंकि क्या होता है कई बार एक दिन डिले होता है, तो आपको जो भी बायलॉज में डिफाइन करना है आप उसमें कर दीजिए और फिर अकॉर्डिंगली आप उस चीज को ले लीजिए। आप अपनी मर्जी से मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोल सकते, ये आपको फिक्स है रेट। बैंक के पास जाते हो ना तो बैंक बोलता है 3 साल का मैं आपको मैक्सिमम 6% दूंगा, तो बैंक वाला बोलेगा मैंने तो आपको मैक्सिमम बोला था, मैक्सिमम में तो 1% भी आ जाता है, वेरिएबल हो गया ना वो। लेकिन बैंक बोलता है कि आई एम गिविंग यू 6%, दैट इज फिक्स्ड। तो वो फिक्स कंपोनेंट आपके बायलॉज में आपको लिखना पड़ेगा, वेग वर्ड्स नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्टों में जब जाओगे डिफॉल्ट के टाइम पे तो वो मैटर फेल हो जाएगा इन द सेंस सोसाइटी का नुकसान होगा। एनीवे, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर मुकेश। मिस्टर मुकेश, Mr. John, you have another question? Hello. Sorry sir, unable to unmute it. सर मेरा क्वेश्चन ये था, सोसाइटी के लिए जीएसटी एप्लीकेबल है क्या? मिस्टर मुकेश, आप अपना वीडियो ऑन करिए। दैट इज आवर फॉर्मेट, नो वीडियो नो क्वेश्चन। ओके, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? यस, ओके, गो अहेड। सर मेरा क्वेश्चन ये था, ये सोसाइटी के लिए जीएसटी एप्लीकेबल है क्या सर? यस, परफेक्टली एप्लीकेबल। अच्छा, ओके, सो हमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करके जीएसटी ये करना पड़ेगा, राइट? ओके सर, आई गॉट इट, दैट्स अ क्वेश्चन, थैंक यू। मिस्टर जॉन? Yeah, well, actually, once some land is say rented out, or some buildings or some shops are rented out, there could be some income generated from which may be going beyond a particular limit. Is there any particular limit, because society is a non-profit making entity? So, is there any particular limit of amount that the society can hold within its books of accounts without inviting any, tax or such, liabilities from the government? And one other connected question to this earlier question, I have got capacity to understand only one question. I've got a very small brain. Okay.
Ask Sure. only one question, sir. Okay. So now Yeah, your so this is question is there any limit Yeah. to the income and whether it is taxable or no? Income which is Yes, which generated can be held in the from, accounts. should I speak, sir? Yes, sir. Sorry. Okay. So income generated from your income and expenditure side of the balance sheet, उसमें से जो बचता है, that is, you can say, tax free, no income tax payable. But income from other sources is taxable, irrespective of the amount, as per the slab. I see. Okay. Now, Next question is by, yeah, actually, my question is to what quantum? Let's say 20 lakhs, you can't keep beyond 20 lakhs. Is there any such limit? no, sir, there is no limit. There is no limit at all. You can keep any amount as your deposits. You can invest any amount that is there in your balance sheet. There is no restriction. You can generate any amount of money as income from such properties. Yes, please. Okay. Subject to changes in the bylaws and approval of your GB meetings. Next question is by Kalpana Waghela. Last question. We are taking last question. Good evening, sir. Good evening, ma'am. I would like to request you about the process of amendments in the bylaws. How to do it? Can you explain, please? आज का विषय तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के बेनिफिट के लिए amendment of the bylaws is possible only and only in an annual general body meeting under provision of section 75. तो आपको अगर bylaws आपका amend करना है, मानो आपका bylaws, आपका 13 नंबर bylaws ले लो, sinking fund 13B, A, B, C, D वगैरह, तो आपको उसमें लिखा हुआ है sinking fund at the rate of minimum 0.25%. आप चाहते हैं, जनरल बॉडी चाहती है कि नहीं सर वो 0.25% ना हो, तो 0.50% करना है उसको. ओके. तो आप अप्रोप्रिएट एजेंडा लेके आओ टू अमेंड द बायलॉस नंबर सो एंड सो एंड रिप्लेस द बायलॉ नरेशन फ्रॉम दिस टू दिस, जो भी नया रेजोल्यूशन है वो, and you amend the bylaws, record it in your minutes. Within 2 months of this particular recording, you have to submit the original copy of the bylaws, the amended papers, the GB resolutions, etc. under section 13 by following procedures under rule 12 to the deputy registrar. You have got a limit time frame of only 2 months to do so. 2 months. 2 महीने में नहीं किया तो आपका वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड हो जाएगा. फिर आपको बायलॉ का जो अमेंडमेंट का आपने रेजोल्यूशन फाइल किया है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा. ओके सर. तो फिर हमको उस पे ठप्पा लगा देगा एंड देन दैट बायलॉ बिकम्स एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. ओके. अगर हम लोग सर सिंकिंग फंड इंक्रीज करते हैं, इफ सपोज फ्रॉम 25 to 50, तो फिर हमको रिपेयर फंड भी 0.75 टू मतलब उसका भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, और वी कैन कीप इट एज इट इज. The sinking fund, repair fund is a component of the bylaws. Right. The bylaw amendment discretion is given to the general body under section 72. है ना, 72 में लिखा है जनरल बॉडी का अथॉरिटी सुप्रीम है. Right. अगर एक रेजोल्यूशन फॉलो करते हैं और जनरल बॉडी ने उस चीज को वोट कर दिया है और वो लेजिटिमेट है, लीगल है, तो आप वो फिगर को अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी. तो अथॉरिटी के पास में जाओगे, वो ठप्पा लगा देगा तो वो फाइनल हो गया. वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो टिपिकली होता है हमेशा, और ठप्पा नहीं लगाएगा. आप अपील पे जाइए, अपील में आप सक्सेसफुल हो जाओगे,
अपील में भी फेल हो गया, अब कोर्ट जाइए और कोर्ट से लेकर आइए, बिकॉज यू आर एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यू आर एंटाइटल्ड टू डू any legitimate thing that is possible in the bylaws, but it has to be legitimate. Sinking fund, repair fund, this fund, that fund is not covered in the act and rules. Hence, bylaws में जो करना है वो जीबी का परमिशन, अथॉरिटी, रेजोल्यूशन, मिनट्स लगा के वो आपको प्रोसीड कर सकते हैं. Okay, sir. Thank you very much. for joining in. Thank Now you. we will conclude today's webinar. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and Thank you very much, sir. knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody, and bye bye sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I appreciate that, sir.